हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा जैसे कि डायरेक्टर्स चैप्टर पूरा हो गया है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चंस। ये आपके मॉड्यूल में ही पीछे दिए हुए हैं, टेस्ट योर नॉलेज में। आफ्टर द चैप्टर ऑफ द डायरेक्टर, सो यू कैन गो थ्रू फ्रॉम दैट पेजेस. The articles of the Association of the Rajasthan Toys Private Limited provides that the maximum number of the directors in the company shall not exceed 10. जो इनकी आर्टिकल्स हैं एसोसिएशन राजस्थान टॉयज प्राइवेट लिमिटेड के, इन्होंने कहा कि इनके मैक्सिमम जो है वो 10 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। मतलब आर्टिकल्स ने बता दिया, ठीक है, कंपनी के पास 8 डायरेक्टर्स हैं और जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो 8 से अब 16 करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल, हमें किया था कि वो ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी होती है। तो वो वैसे क्योंकि मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो 15 होते हैं, तो इसमें वो कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं आंसर्स में क्या लिखा है। अंडर सेक्शन 149(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एवरी कंपनी शैल हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ द इंडिविजुअल्स आर डायरेक्टर एंड शैल हैव अ मिनिमम नंबर ऑफ 3 डायरेक्टर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। 2 ये मिनिमम है, ध्यान रखना। मिनिमम पब्लिक में 3 थे, प्राइवेट में 2 थे और 1% कंपनी में 1 था, और जो मैक्सिमम है वो 15 है। अब अगर कोई कंपनी अपॉइंट करना चाहती है मोर देन 15 डायरेक्टर्स, तो उसको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। और जो प्रोविजंस हैं और एज अबव, तो द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में वेरी depending on whether the company is public, private or 1% company. The maximum number of directors is same for all the type of companies. मैक्सिमम जो होते हैं वो सबके लिए सेम ही होते हैं 15, लेकिन हाँ मिनिमम वाले हमने 3 to 1 कर रखे हैं। 3 फॉर पब्लिक, 2 फॉर प्राइवेट, 1 फॉर 1% कंपनी। और इस केस में इन्होंने प्रपोजल किया है 8 to 16। देखो, पहले आपको जैसे इंस्टीट्यूट के आंसर्स हैं वैसे ही आपने करने हैं। पहले आपको एक प्रोविजन में बताना है कि एक बेसिक प्रोविजन में होता क्या है, उसके बाद आप बताओगे गिवन केस में क्या सिनारियो है। कि गिवन केस में इन्होंने कहा कि इनको 8 से 16 करने हैं, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ऑल्टर करने पड़ेंगे इनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बिकॉज इनके आर्टिकल्स में इन्होंने पहले ही कर दिया कि हमारे पास 10 होने हैं चाहिए, तो इनको पहले तो आर्टिकल्स में अपने ऑल्टर करना पड़ेगा, एक स्पेशल रेजोल्यूशन करनी पड़ेगी, जिस फिर इसमें इंक्रीज करने पड़ेंगे 10 से 16। ठीक है, उसके बाद हाँ, इनको क्या करना पड़ेगा, ऑल्सो टेक अप्रूवल फॉर इंक्रीज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बाय द मीन्स ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशंस। पहले ऑल्टर करेंगे, बाद में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उसमें भी अप्रूवल लेंगे द जनरल मीटिंग में, जिससे कि वो 8 से 16 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। बेसिकली यही था इसमें, क्योंकि आर्टिकल्स में दिया हुआ है। तो अगर आर्टिकल्स में ना दिया होता तो हम सीधा वही बोलते कि हमको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अप्रूव करके जनरल मीटिंग में हम करवा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल्स में था तो हमको यहाँ पर ऑल्टर करने पड़े। सेकंड है एडीजे लिमिटेड में 10 डायरेक्टर्स हैं बोर्ड में। इनके जो 2 डायरेक्टर्स हैं वो रिटायर बाय रोटेशन हो गए हैं एजीएम पे। जो प्लेस इज नॉट फिल्ड अप एंड द मीटिंग इज ऑल्सो नॉट एक्सप्रेसली रिजॉल्व नॉट टू फिल द वैकेंसी। हमने किया था कि अगर क्या होता है, जो डायरेक्टर्स होते हैं जो रिटायर बाय रोटेशन होते हैं, उनकी जो प्लेस है अगर वो ना भरी जाए, तो सेम जो मीटिंग है नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइमिंग सेम प्लेस पे रखी जाती है। ठीक है, और अगर कुछ वहां पर भी, ये देखिए, एडजर्न हो जाती है जो सेम डे नेक्स्ट वीक में सेम टाइम, और वहां पर भी अगर कंप्लीट ना हो सके, है ना, वहां पर भी फीलिंग अपना कर सके, तो हमने कहा था कि डीम्ड रीअपॉइंटमेंट हो जाती है, बिकॉज वो ऐसा कर नहीं पाए ऐसे दोबारा से, तो उसी बंदे को रख लेते हैं। तो जो मीटिंग हैज नॉट एक्सप्रेस रिजॉल्व नॉट टू फिल द वैकेंसी, तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं whether in such a situation the retiring director shall be deemed to be have reappointed at the, बिल्कुल वो reappointed होगा। will be answered in case at the joint meeting the resolution for reappointment will be lost, बिल्कुल। इसमें पता क्या था, अगर आपको थोड़ा रिकॉल करो आप चीजों को तो आपको ध्यान में आएगा कि अगर हमने कहा रहा था कि रेजोल्यूशन लॉस्ट हो जाए, अब आप खुद एक चीज है, प्रैक्टिकली आप सोच कर देखो। भाई एक बंदा है ए, ठीक है, उस बंदे का मतलब कि की जगह फिल करनी थी वैकेंसी। आप जर्नल मीटिंग हेल्ड करी, नहीं हुआ, दोबारा से करी, नहीं हुआ, रिडीम्ड आपने ये अपॉइंटमेंट उसकी कर दी। अब जो बंदा ए है, अगर सबने उसकी रेजोल्यूशन में वो मतलब अप्रूव ही नहीं हुआ, रेजोल्यूशन लॉस्ट हो गई, तो आप उसको नहीं रख सकते ना। या फिर वो बंदा खुद भी मना कर सकता है, वो खैर अनदर सिनारियो। लेकिन यहाँ भी इन्होंने पूछा है कि रेजोल्यूशन अगर लॉस्ट हो जाए तो फिर ऑफ कोर्स मना हो जाएगा। लेकिन कहते हैं whether such directors can continue in case the directors do not call the एजीएम मीटिंग। कहते हैं क्या ये डायरेक्टर्स जो हैं ये कंटिन्यू कर सकते हैं अगर जो डायरेक्टर्स हैं एजीएम को कॉल नहीं करेंगे। आइए देखते हैं इनका प्रॉपर इंस्टीट्यूट के आंसर में इन्होंने क्या दिया है।
रिटायरिंग डायरेक्टर्स वेंट टू बी डीम्ड डायरेक्टर, इन्होंने पहले तो इसका पूरा दे दिया है कि जब वो कंपनीज एक्ट है कंटेन 152 सेक्शन 7 देन ए विच प्रोवाइड्स इफ द एनुअल जनरल मीटिंग एट द डायरेक्टर रिटायर वैकेंसी इज नॉट सो फिल्ड अप, और बंदा रिटायर हो गया, वैकेंसी फिल नहीं हुई और जो मीटिंग है वो भी रिजॉल्व नहीं कर पाई, तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी सेम डे नेक्स्ट वीक सेम टाइम प्लेस, और जो डे अगर नेशनल हॉलीडे होता है तो नेक्स्ट सक्सीडिंग डे हो जाता है। तो इन्होंने पहले पूरा बता दिया सेक्शन में क्या है। फिर इन्होंने कहा कि अगर एडजर्न मीटिंग में भी आपकी वैकेंसी फिलिंग कम नहीं होती, आप नहीं रिसॉल्व कर पाते हो चीज़ों को, तो जो रिटायरिंग डॉक्टर है वो रीअपॉइंटेड हो जाता है, बिल्कुल सही। उसके बाद इन्होंने कहा कि अनलेस एक्सेप्शन क्या हो गई कि अगर क्या हुआ कि जो प्रीवियस मीटिंग थी या एडजर्न मीटिंग थी वहां पर जो रीअपॉइंटमेंट जब हुई तो वो पुट एंड लॉस्ट, मतलब रेजोल्यूशन पास हुआ वो लॉस्ट हो गई, मतलब लोगों ने फेवर नहीं किया, रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुई है, ठीक है। एंड हैज गिवन अ नोटिस इन राइटिंग एड्रेसिंग टू द कंपनी और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सप्रेसिंग हिज डिजायर नॉट टू बी री इलेक्टेड और ही इज डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। और उन्होंने एक नोटिस दिया राइटिंग में जो कि कंपनी को एड्रेस कर रहा था कि भाई वो उसको नहीं इलेक्ट करना चाहते या फिर वो बंदा कुछ डिस्क्वालीफाइड है उनके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अपना रख सकते हैं बता सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो गिवन सर्कमस्टांसिस हैं इनको, पहले इन्होंने कहा था कि क्या उसको मानेंगे, हाँ हमने कहा था अगर सेकंड मीटिंग एडजॉर्न्ड वाली जो मीटिंग है उसमें भी डायरेक्टर नहीं री अपॉइंट हो, आप उसमें भी डायरेक्टर आप अपॉइंट नहीं कर पा रहे हो, तो जो रिटायरिंग डायरेक्टर उसकी डीम्ड रीअपॉइंटमेंट हो जाएगी। दूसरे में इन्होंने कहा था कि जो रेजोल्यूशन है आपकी अगर लॉस्ट हो गई तो ऑफकोर्स फिर वो नहीं हो सकता। तीसरा क्या है, सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 सबसेक्शन सी स्टेट्स दैट 1/3 जो रोटेशनल डायरेक्टर होते हैं ना हमेशा रिटायर होते हैं एजीएम पे, हमें मालूम है, ठीक है। अब लायबल 2/3 होते हैं उसमें से 1/3 को हम रिटायर करते हैं, ये आपको ध्यान में होगा कि 1/3 का हम नियरेस्ट वाला लेते थे, 2/3 को हम राउंड अप करते थे। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो डायरेक्टर्स हैं वो जो रिटायर करेंगे जो कि एजीएम होगी जो कि हेल्ड ऑन इट्स ड्यू डेट, ठीक है। अच्छा, अब जो एजीएम आएगी, जनरल मीटिंग आए, ईजीएम आए, एजीएम आए, तो ऑफ कोर्स डायरेक्टर रिटायर करेंगे, ठीक है, उसकी ड्यू डेट जब लॉन्गेस्ट पीरियड वाला जो होगा। अब कहते हैं कि सेक्शन 96 में है कि जो हर मीटिंग है एवरी कंपनी है अदर देन 1% कंपनी, उनको एनुअल जनरल मीटिंग एक तो रखनी पड़ती है। एनुअल का मतलब ही क्या है, साल में एक बार तो एनुअल जनरल मीटिंग आप रखोगे ही, ठीक है ना। तो hence it is necessary for the company to hold the AGM where the director is liable to retire by rotation shall retire। अब अगर जो कंपनी है वो एजीएम एक रखेगी तभी जो डायरेक्टर्स लायबल है रिटायर के लिए वही रिटायर हो पाएंगे। तो इन केस वो एजीएम हेल्ड ही नहीं कर रहे टिल द लास्ट डेट तब जब तक उनको होनी चाहिए थी, अगर तो आप एजीएम में नहीं हेल्ड करोगे तो आपको क्या लगता है कि जो रिटायरिंग डायरेक्टर्स हैं वो रिटायर ही ना हो, मतलब ये तो कोई तुक नहीं बनती ना। चलो माना कई बार कोई सर्कमस्टांसेस सिनारियो ऐसा बन गया कि एजीएम नहीं रखी गई, अब अगर एजीएम नहीं रखी गई तो क्या डायरेक्टर्स रिटायर ही ना होंगे, फिर तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं भी ऐसे करते हैं हमने इस बंदे को रिटायर नहीं करना, एजीएम ही नहीं करते, चलो बात ही खत्म। अब एजीएम नहीं होगी तो बंदा भी नहीं रिटायर होगा, इसका तो एंटी एडवांटेज उठा सकते हैं, इसलिए इन्होंने कर दिया कि वैसे तो एजीएम ही होगी, लेकिन अगर कुछ केस हो कि एजीएम ना हो जब तक उसकी होनी थी लास्ट डेट तक, ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम, तो जो रिटायरिंग डायरेक्टर्स है ना उनका लास्ट डेट है ना वो खत्म हो जाएगी, वो वहीं तक उनका जो लॉन्गेस्ट पीरियड जिनके होना था तो वो एक्सटेंडेड नहीं होगी कि न्यू डे एजीएम तक, ठीक है। उसके बाद एज अ कॉलिंग ऑन द एजीएम इट इज ड्यू टू द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स दैट बाय अ मीटिंग टू कॉल द एजीएम ऑन इट्स ड्यू डेट सो कैन नॉट टेक एडवांटेज। देखा, वही ये बात कह रहे हैं कि ये नहीं है कि एजीएम को पोस्टपोन करके उसकी एडवांटेज ले सकें अपने फॉल्ट की, इसलिए वो एक्सटेंड नहीं कर सकते कॉन्टिन्यूस ऑफ द ऑफिस जो है पीरियड के लिए, वो उनको जो एजीएम है जो जब होनी थी उसी डेट तक उनका फिर टेन्योर खत्म हो जाएगा, एजीएम फिर हो चाहे ना हो। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रिंस लिमिटेड डिजायर्स टू अपॉइंट एन एडिशनल डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, जो प्रिंस लिमिटेड है कंपनी है तो इन्होंने अपॉइंट करना है एडिशनल डायरेक्टर, और जो आर्टिकल्स हैं कंपनी के कन्फर अपॉन द बोर्ड टू एक्सरसाइज द पावर टू अपॉइंट सच अ डायरेक्टर, ठीक है। अब एज एम is appointed as an additional director in the light of the provisions of the Companies Act 2013 examine, ठीक है। अब देखते हैं इसमें इन्होंने क्या कह रहे हैं, ये एक मिनट, whether M can continue as the director if the annual general meeting is not held within the stipulated period adjourned। देखिए जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, ये सेकंड,
इसमें हम बात कर रहे थे कि जो डायरेक्टर्स जिन्होंने रिटायर होना था, एजीएम नहीं हुई तो फिर भी वो रिटायर होंगे, एजीएम ना होने का एडवांटेज नहीं ले सकते वो। जो ये वाला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एडिशनल डायरेक्टर की बात है। पहले तो वो रिटायरिंग डायरेक्टर वो वाले जो लाइबल वाली बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर एडिशनल डायरेक्टर की बात हो रही है। यहाँ पर इनको अपॉइंट करने हैं, आर्टिकल्स भी ग्रांट कर रहे हैं कि बोर्ड को एक्सरसाइज दिया पावर कि वो कर ले। अब जो एम है वो इन्होंने अपॉइंट भी कर लिया इन्होंने। अब ये कह रहे हैं कि जो एम है क्या वो कंटिन्यू करेगा अगर एजीएम हुई नहीं स्टिपुलेटेड पीरियड में या फिर एडजर्न्ड हो गई लेटर पीरियड में। ठीक है, सॉरी। देखिए इसमें क्या लिखा है, कहते कि आर्टिकल्स ने आपको ग्रांट किया है कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि आप रख लो बंदा। ठीक है, कोई भी बंदा आप जिसको आपको जो सुटेबल लगता है, एलिजिबल लगता है, कैलिबर जिसमें आपको नजर आ रहा है आप रख लो, अदर देन अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। लेकिन ये वो बंदा ना वो नहीं होना चाहिए जो कि ऑलरेडी डायरेक्टर बनने में फेल हो गया हो। अब आप मेरी बात सुनो, आप अपने आप को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरह सोचो, आपके साथ और टीम है पूरी, आप अपने फ्रेंड्स को साथ अज्यूम कर सकते हो। आप इमेजिन करो कि वो आप सब बोर्ड मीटिंग में हो, आपका एक फ्रेंड है ए। अब जो ए फ्रेंड है ना उसको पहले सबने रिजेक्ट कर दिया, भाई वो डायरेक्टर नहीं बन पाया, ठीक है ना, अपॉइंट ही नहीं हुआ वो। अब आपको लगा कि ले, यहाँ पर तो ये हुआ नहीं ना, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ना अब एडिशनल डायरेक्टर की आड़ में इसको ले आता हूँ। गलत है ना, मतलब बाकी बंदे कहेंगे हम बेवकूफ है क्या, जब इसको पहले मना कर दिया, ये पहले फेल हो गया, अब एडिशनल डायरेक्टर पे कोई तुक नहीं बनती ना। तो ये चीज ये कह रहे हैं कि सेक्शन में है कि अगर बंदा पहले ही फेल हो गया है अपॉइंट होने के लिए डायरेक्टर, तो आप एज एन एडिशनल डायरेक्टर एट एनी टाइम उसको आप नहीं ला सकोगे अपने एज एन एडिशनल डायरेक्टर आप नहीं अपॉइंट कर सकते। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं एज एन एडिशनल डायरेक्टर एनी टाइम सच डायरेक्टर विल होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ द नेक्स्ट एनुअल जनरल द लास्ट डेट। अच्छा, अब एक तो बात हो गई कि भाई कि वो बंदा ऑलरेडी फेल नहीं होना चाहिए अपॉइंटेड। दूसरा, जो भी बंदा आप एडिशनल डायरेक्टर लेके आते हो, ठीक है, वो कब तक ऑफिस होल्ड करेगा, एजीएम तक तो करेगा ही करेगा, या फिर लास्ट डेट जिस दिन एजीएम होनी थी, विच एवर इज अर्लियर। अब हो सकता है एजीएम पहले हो जाए, तो बेसिकली इसका मीनिंग वही आ गया जो हमने ऊपर किया था कि अगर रिटायरिंग डायरेक्टर हो तो भी, और अगर नॉन रिटायरिंग एडिशनल डायरेक्टर हो तो भी, अगर एजीएम नहीं होती ना तो जो लास्ट डेट एजीएम का है वो तब तक ही ऑफिस हेल्ड कर सकता है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, जो एम है, कहते कैन नॉट कंटिन्यू एज डायरेक्टर till the adjourned annual journal meeting since he can hold the office of the directorship only up to the date of the next annual journal meeting। अब adjourned annual journal meeting तो वो कंटिन्यू नहीं कर सकता, वो कब तक कर सकता है, जब तक कि एनुअल जनरल मीटिंग की डेट थी या फिर डेट जो हेल्ड हुई है विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अब जो एडिशनल डायरेक्टर है वो क्या करेगा, वेकेट कर देगा अपना ऑफिस उस डेट को जिस दिन होनी थी, या फिर वो हो चुकी है जिस दिन एनुअल जनरल मीटिंग, वो कंटिन्यू नहीं कर सकता कि मीटिंग नहीं हुई और उसको टाइम अभी पड़ा है या फिर करके टाइम प्रिस्क्राइब्ड में, तो हम नहीं कर सकते। जैसे हमने लायबल टू रिटायर डायरेक्टर्स वाला रूल है वो सेम एप्लीकेबल होगा। बस हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि एडिशनल डायरेक्टर में हम उस बंदे को नहीं रख सकते जो बंदा हम ऑलरेडी फेल कर चुके हों टू अपॉइंट एज अ डायरेक्टर। ठीक है, दूसरा है जो पावर है अपॉइंट करने के एडिशनल डायरेक्टर, वो बोर्ड के पास होती है, मेंबर्स के पास नहीं होती। ठीक है, और जो ये पावर है वो आर्टिकल्स देते हैं आपको। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। हम्म ये रहा, कैन द पावर ऑफ अपॉइंटिंग एडिशनल डायरेक्टर एक्सेस एट द एनुअल जनरल मीटिंग। तो ये जो पावर है ना ये आर्टिकल्स देते हैं बोर्ड को, एडिशनल आर्टिकल्स सॉरी एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करने की, एजीएम में नहीं होता ये,
As the company secretary of the company, what checks would you made after M is appointed as an additional director? आप एक कंपनी सेक्रेटरी के होने के तौर पर क्या चेक्स आप करोगे कि एम को एडिशनल डायरेक्टर जो है नियुक्त किया जाए या नहीं? कुछ आपके दिमाग में आ रहा है? आप क्या करोगे? देखोगे अगर आप अपने दिमाग में कुछ एक सीन बना रहे हो कि भाई आप सीएस हो कंपनी के, सपोज ऐसे, चलो हम सीए का कोर्स कर रहे हैं, बट स्टिल ये सीएस से भी कंसर्न चीजें हैं कि हम क्या करेंगे, कि क्या हमारे पास हो। तो देखो सबसे पहले जब भी आपको अगर डायरेक्टरी की बात हो ना, तो डिन डिन दिमाग में बिठा लो। एक उसकी डिक्लेरेशन, ठीक है, एक रिटन कंसेंट, ये 3 पॉइंट तो दिमाग में यूं आप फिक्स ही कर लो कि ये डायरेक्टर के लिए होने होने चाहिए। देखो आप डायरेक्टर एडिशनल रखो, कोई भी रखो, लेकिन डिन होना चाहिए। ही मस्ट हैव गॉट डिन। फिर वो डिन और डिस्क्वाली डिक्लेरेशन देगा। डिक्लेरेशन में पता है वो क्या होता है कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है। अब आपको तो लगता नहीं ना कि उसमें कोई आप अगर सपोज वो इंसॉल्वेंसी का या उसका कुछ चक्कर चल रहा है, तो वो चीजें वही बताएगा ना, हमको तो नहीं पता। तो वो डिक्लेरेशन होगा कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं हो रहा, अंडर सेक्शन 164 में कहीं पर भी जाकर वो डिस्क्वालीफाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो उस डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी उसको। तो आप ठीक है चेक करोगे कि उसने डिक्लेरेशन दे दी है। अच्छा उसने रिटन कंसेंट दे दिया है भाई, उसके पास डिन है, वो डिक्लेरेशन दे दिया, लेकिन उसकी रिटन में बाद में वो कहीं किसने बोला, मेरी भी तो मर्जी होनी चाहिए ना। तो उसने अपनी रिटन कंसेंट दी है DI2 में, अपॉइंटमेंट से पहले ही देगा ना। और जो ये कंसेंट है वो फील्ड होगी रजिस्ट्रार के पास 30 दिन और उसके अपॉइंटमेंट के बीच बीच में, विद इन 30 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। और जो उसकी अपॉइंटमेंट है वो बोर्ड ने ही करी है ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो वैसे हम अपॉइंट करते हैं थ्रू जनरल मीटिंग बाय द शेयर होल्डर्स मेंबर्स करते हैं, लेकिन एडिशनल डायरेक्टर हो गया, अल्टरनेट वगैरह हो गए, ये सब हम बोर्ड को पावर दी हुई है। बोर्ड को अगर लगता है तो वो करती है। हिज नेम एंटेड इन द स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स, कि क्या उसका नाम स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स में है एज रिक्वायर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ये क्वेश्चन है फोर्थ। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं XYZ लिमिटेड के, इन्होंने ना कैजुअल वैकेंसी फिल्ड अप की है, ठीक है भाई। डेथ हो गई थी मिस्टर पी की, तो उन्होंने क्या किया, मिस्टर सी को अपॉइंट कर लिया एज अ डायरेक्टर। अच्छा उन्होंने कर लिया 3 अप्रैल को 2019 को, जो कि सब्सिक्वेंटली अप्रूव हुआ। बिल्कुल अप्रूव मांगता है वो नेक्स्ट एज अपनी नेक्स्ट जनरल मीटिंग में। अनफॉर्चुनेटली भाई अब सी भी मर गया बेचारा। ओहो, सी कब मर गया, 15 मई को। इसने सिर्फ 40 दिन ही काम किया था। चलो ठीक है, अब आगे क्या हुआ। बोर्ड चाहता है कि अब वो कैजुअल वैकेंसी को फिल अप करे बाय अपॉइंटिंग मिसेस सी इन द फोर्थ कमिंग, अच्छा उसकी वाइफ को, ठीक है। एडवाइज द बोर्ड इन दिस रिगार्ड कीपिंग इन व्यू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। कहते हैं आप अब एडवाइस करो कि आपने क्या पढ़ा है कि उसको क्या करना चाहिए, उसकी वाइफ को करना चाहिए या क्या होना चाहिए। वैसे अगर मैं आपको बताऊं, जो कैजुअल वैकेंसी का केस होता है ना, कैजुअल वैकेंसी में एकदम किसी की डेथ हो गई, कुछ हो गया, आपने एक बंदे को रख लिया। अब बोर्ड के पास ये पावर होती है, हमने किया था कि, और बाद में वो सब्सिक्वेंट अप्रूवल हो जाता है, ठीक है। अब अगर कोई बंदा, जो कैजुअल वैकेंसी आपने जो फिल की थी वो मर जाता है, ठीक है ना, तो आप उसकी जगह पर किसी और को रखोगे तो आप ओरिजिनल डायरेक्टर ना रख लो। सोच कर देखो, आपको कैजुअल वैकेंसी फिल करनी है, तो वो बंदा मर गया, तो अब जिसको आपने आपने फिलिंग की वो भी मर गया, तो आप क्या करोगे। आइए देखते हैं बुक की लैंग्वेज में इन्होंने क्या आंसर दिया हुआ है। सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 of the Companies Act 2013 provides that if the office of any director appointed by the company in general meeting is vacated, ठीक है, ऑफिस वकेट हो गया, उसकी ऑफिस एक्सपायर, टर्म ऑफ ऑफिस एक्सपायर होने से पहले कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई, और जिसमें कि इन डिफॉल्ट ऑफ सब्जेक्ट टू एनी रेगुलेशन आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, जो कि फिल कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड, जो कि सब्सिक्वेंटली अप्रूव करेंगे मेंबर्स नेक्स्ट जीएम में। अच्छा अब जो पर्सन है
जो कि अपॉइंट किया था, जिसको, जो कि वो ऑफिस को होल्ड कर रहा है, कब तक करेगा? तब तक करेगा जब तक कि ओरिजिनल डायरेक्टर का था टर्म थी। ये हमने किया हुआ अप टू द डेट ऑफ द डायरेक्टर इन हुज प्लेस, और हुज प्लेस मतलब जिसकी जगह वो आया है। अब अगर उसकी डेट 30 सितंबर है सपोज, तो आप उसकी जगह वाले को अक्टूबर तक तो नहीं बिठा के रख सकते ना। अच्छा, अब ये कहते हैं कि हमारे पास ये सारी प्रोविजंस है, हमें पता है। हमारे केस में ये क्या कहते हैं कि मिस्टर सी को हमने बनाया था, ठीक है, और मिस्टर पी की जगह पर। अब जो मिस्टर सी हैं वो तभी रख ऑफिस हेल्ड कर सकते हैं जब तक मिस्टर पी कर सकते हैं। अब हमारे केस में क्या हो गया, सी भी बेचारा स्वर्ग से हार गए। अब वैकेंसी फिर से अराइज हो गई है, जिससे कि owing to death of the Mr. who was appointed by the board and approved by the members to fill up the resulting from the P's demise। अच्छा, अब जो वैकेंसी अराइज हो गई है, तो यहाँ पर another कैजुअल वैकेंसी नहीं अराइज होगी। वैकेंसी अराइज हुई थी ओरिजिनल डायरेक्टर के मरने से। अब यहाँ पर कैजुअल वैकेंसी जो फिल की वो बंदा भी नहीं रहा, तो इट डज नॉट क्रिएट अनदर कैजुअल वैकेंसी। तो वो जो वैकेंसी है वो आप ये बोलोगे कि अब क्रिएटेड बाय द वेकेशन ऑफ द ऑफिस बाय एनी डायरेक्टर अपॉइंटमेंट द कंपनी द जनरल मीटिंग, ठीक है ना। अब इसको बोर्ड नहीं फिल कर सकता, समझ रहे हो। अब ये ओरिजिनल वाले की हो जाएगी, जो कि जर्नल मीटिंग में करेंगे शेयर होल्डर्स या मेंबर्स वगैरह मिलकर, समझ गए। तो जो बोर्ड है, हाउएवर, मिसेस सी को एडिशनल डायरेक्टर पे अपॉइंट कर सकता है अगर उसको करना है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब कैजुअल वैकेंसी वाला बंदा भी मर जाए ना, तो उसकी जगह, अब आप ओरिजिनल की जगह रख रहे थे ना, तो ओरिजिनल वाला तो है ही नहीं, तो उसकी जगह आपने एक बार रख लिया। उसकी जगह कैजुअल वैकेंसी की जगह आप अदर आगे नहीं रख सकते। अब उसकी ओरिजिनल ही दोबारा से होती है वैकेंसी फुलफिल जीएम में। और जो मिसेस सी है, जिसको कि आपने अपॉइंट किया है एडिशनल डायरेक्टर कंपनीज एक्ट में, वो आर्टिकल प्रोवाइड करते हैं कि भाई हाँ, आप एडिशनल डायरेक्टर रख सकते हो, बोर्ड के पास ये पावर होती है। तो मिसेस जो सी है, आप उसको एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे रख सकते हो। वो ऑफिस होल्ड कर लेगी अप टू द डेट ऑफ द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग और द लास्ट डेट, ठीक है ना, टू विच एनुअल जनरल मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड, ठीक है ना, विच एवर इज अर्लियर ऑफ कोर्स। 5th क्वेश्चन है हमारा। मिस्टर जॉन है, डायरेक्टर है एमएनसी लिमिटेड के, ठीक है। इसने ना डिपॉजिट्स लिए हुए हैं पब्लिक से। अच्छा, जो फाइनेंशियल पोजीशन है, टुक अ साउथ वार्ड टर्न एंड बिकम बैड टू वर्स। अच्छा जी, अब गंदे दिन शुरू हो गए बेचारे के, और बहुत ही बदतर हालत हो गई। अल्टीमेटली नहीं दे पाए वो, फेल्ड टू रीपे द डिपॉजिट्स, ठीक है, विच फेल ड्यू फॉर द पेमेंट ऑफ द 10th अप्रैल, ठीक है, चलो। एंड सच रीपेमेंट हैज नॉट बीन मेड टिल 5th मई। अच्छा, अप्रैल को देनी थी ड्यू डेट, अप्रैल से मई में चले गए हो, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई भी रिपेमेंट नहीं दी है। अब एक और कंपनी है जेकेएल, ये अपॉइंट करना चाहती है मिस्टर जॉन को एज इट्स डायरेक्टर एट इट्स एजीएम। अच्छा, टू बी हेल्ड ऑन 6 मई 2019। जो अनदर कंपनी है जेकेएल, इसको जो अपॉइंट करना है जॉन को डायरेक्टर को एजीएम पे, वो हो रही है 6 मई 2019। देखो ध्यान से, कहाँ 5th मई को इनकी पेमेंट अभी हुई नहीं, और ये 6th को अभी एजीएम रखने की सोच रहे हैं। अच्छा, वो जेकेएल वाले हैं। अब इनके पास तो पहले बेचारे के पास पैसे नहीं है, ये कहाँ से करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट विद रेफरेंस टू प्रोविजंस वेदर मिस्टर जॉन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द जेकेएल लिमिटेड। ओके, ये जो मिस्टर जॉन है, ये डायरेक्टर एमएनसी के थे, यहाँ पर गड़बड़ हो गई इस कंपनी में। अब जो एक और कंपनी थी, वो इसी मिस्टर जॉन को अपॉइंट करना चाहते हैं,
तो कहते हैं अब आप बताओ कि क्या आप उनको अपॉइंट कर सकते हो या आप उनको अपॉइंट नहीं कर सकते हो। ओह वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वैसे आपके क्या व्यूज हैं, आप क्या अपने मन में सोच रहे हो कि कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? चलिए देखते हैं। सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन बी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स दैट अगर कोई पर्सन डायरेक्टर है और फेल्ड है डिपॉजिट्स को रीपे करने में ड्यू डेट पे, और अगर वो फेलियर कंटिन्यू कर रहा है 1 साल से ज्यादा, तब आप उसको डायरेक्टर एलिजिबल अपॉइंट नहीं कर सकते, एलिजिबिलिटी नहीं मिलती है उसको फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। ठीक है, फ्रॉम द डेट इन विच सच कंपनी इन विच द डायरेक्टर फेल्ड टू रीपे इट्स डिपॉजिट्स। हमारे केस में तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हुआ है कि वो फेल है, लेकिन 1 साल तो बीता नहीं ना, क्या बीत गया है? क्या डेट्स थी? 2018 नहीं थी ऊपर, शायद 1 साल ऊपर था मेरे को लग रहा है। देखते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। हम्म, है 2018, ये 2019, 1 साल से ऊपर हो गया है फिर तो। मई आ गई ना, 10 अप्रैल तो निकल ही गई है, 10 अप्रैल टू 9 अप्रैल 2019 तक 1 साल तो निकल ही गया है। तो भाई अब नहीं रख सकते इसको, फिर तो ये बंदा नहीं रख सकते। सॉरी मिस्टर जॉन, आपने गड़बड़ कर दी, आपने वहां पर 1 साल हो गया पेमेंट करी नहीं, तो हम अब क्या करें भाई, आप तो, हम आपको नहीं अपॉइंट कर सकते, सॉरी सर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि ही फेल्ड टू रीपे इट्स डिपॉजिट ड्यू डेट, और डिफॉल्ट जो है 1 साल से ज्यादा है तो नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ जेकेएल लिमिटेड। उसके बाद है प्रोविजंस, बहुत हैं, क्वेश्चंस करने से रिकॉल हो जाती हैं, बार बार आपको पढ़नी पड़ेंगी तभी लर्न होंगी, अगर लर्न होंगी तो भी पेपर में आंसर देके आ पाओगे नहीं। तो ये थोड़ा है, लेकिन डायरेक्टर्स चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस हैं इसमें से आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है कि आता है ना पेपर इसमें से। एक्स वाई जेड लिमिटेड एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, ठीक है जी। अब इसकी जो पेड अप कैपिटल है ना 20 करोड़ रुपीज है, जो कि 31 मार्च 2019 को थी। चलो ये भी ठीक है। पेड अप कैपिटल 20 करोड़ रुपीज है, टर्न ओवर 150 करोड़ है, ये भी ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर इन्होंने दे दिए 13 है, चलो ये भी ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स दैट द कंपनी शुड अपॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ना क्वेश्चंस जो है मैक्सिमम बच्चों का गलत होता है। मैं इसको आपको इसको आंसर करवाती हूँ। और इन्होंने कहा है कि अगर ये अनलिस्टेड की जगह लिस्टेड कंपनी होती तो कितने अपॉइंट होते। वेरी नाइस क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या दिया है। कहते हैं कि जो रूल 4 है कंपनीज का, अपॉइंटमेंट एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर्स 2014, जो फॉलोइंग क्लास या क्लासेस ऑफ कंपनीज हैं शुड हैव एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। हमने किया था कि 2 डायरेक्टर उनके पास होने चाहिए जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, और जिनका हमने टर्नओवर की थी 100 करोड़ या ज़्यादा हो, और जिनके जो हमने किए थे लोन्स डिबेंचर्स 50 करोड़ से ज़्यादा ही ज़्यादा हो, 50 करोड़ के इक्वल नहीं किए। अभी हमारे केस में क्या है, एक्स वाई जेड जो है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, इसकी पेड अप है 20 करोड़, मतलब ज़्यादा है, इस कैटेगरी में आ रही है। टर्नओवर 150, वैसे तो हालांकि और था, लेकिन ये कंडीशन भी मीट हो रही है। अच्छा, तो 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए इनके पास इंडिपेंडेंट। तो हमने बता दिया कि भाई हमने हमने ये पढ़ा हुआ है प्रोविजंस कि ऐसा हो, अगर मिलते हो तो आपको 2 की जरूरत है। तो हमने कह दिया कि ये मिल रहे हैं तो इनको हमको 2 की जरूरत है। अब अगर ये कहते कि ये लिस्टेड होती तो लिस्टेड में क्या होता है, हमेशा 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना चीज। ठीक है, और जो फ्रैक्शन होती है ना उसको 1 में आप राउंड ऑफ कर देते हो, कैसे क्यों? अब 3.3333 आ गया, तो आप अब बंदे का आधा 1/3 शरीर चीर के तो उसको रखोगे नहीं। तो मिनिमम बोलते हैं ना, मिनिमम 3.33 तो उसको राउंड ऑफ कर देते हो, ताकि 4 कर दिया आपने। अब प्रेजेंट केस में लिस्टेड कंपनी है अगर, और टोटल नंबर डायरेक्टर 13 है, 13 का 1/3 करो, 4.33 आ गया, मतलब कितना रखेंगे, 5। 5 डायरेक्टर हम रख लेंगे एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर।
अब ये कह रहे हैं कि ये जो रूल 4 है ये क्लैरिफाई करता है कि जो पर्पस है पेड अप शेयर कैपिटल या टर्नओवर आउटस्टैंडिंग लोन्स का एज अ केस में भी ऑन द एग्जिस्टिंग ऑफ द लास्ट लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं हम। अब यहाँ पर प्रेजेंट के एज में मेंशन है कि जो पेड अप कैपिटल है वो 20 करोड़ से 31 मार्च को, और टर्नओवर भी, इसलिए 31 मार्च को लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मान लिया गया है। आगे देखिए, Messrs. Bright Motors P. Limited at the AGM held on 30th September 2016 appointed Mr. Anmol as a non-executive director on the board of the company for a period of 3 years. अच्छा, ये मैसर्स ब्राइट मोटर्स लिमिटेड है, इनकी एजीएम हुई थी 30 सितंबर को। इन्होंने अपॉइंट किया मिस्टर अनमोल को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। 2 अक्टूबर को मिस्टर अनमोल ने को हार्ट अटैक आ गया, हार्ट फेलियर हो गया और बेचारे चल बसे। वो बहुत बुरी बात हुई। आगे क्या लिखा है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी के 16 अक्टूबर 2017 को मिस्टर प्रतीक को अपॉइंट कर देते हैं। अब जो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई अब क्या करें, ठीक है जी। अब जो कैजुअल और जो टर्म अपॉइंटमेंट थी ना 3 साल के लिए कर दी इन्होंने बोर्ड में। सब्सिक्वेंटली जो एजीएम हेल्ड हुई 29/9/2018 को, वहां पर जो मिस्टर प्रतीक की अपॉइंटमेंट है ना या प्रपोज अप्रूव्ड है एज द बोर्ड ऑफ द दैट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। उन्होंने कहा कि नहीं, जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो सीएफओ था कंपनी का वो कहता कि ये तो कॉन्ट्रावेन कर रहे हैं प्रोविजंस को, कंपनीज एक्ट को। बिल्कुल, तो कहते आप डिसाइड करो। देखो, अगर हम कैजुअल वैकेंसी का सोचें, कैजुअल वैकेंसी का हमने किया था कि अगर बीच में कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाती है और वो वैकेंसी जब क्रिएट हो जाती है उससे हम बोर्ड को एक पावर देते हैं कि जो बोर्ड है वो उस पावर को फिल कर सकता है। पहले तो बोर्ड उस पावर से कैजुअल वैकेंसी को फिल करता है, बाद में क्या होता है कि जो भी नेक्स्ट जीएम होती है उसमें अप्रूवल मिलना जरूरी होता है, अप्रूवल लेना जरूरी होता है, सब्सिक्वेंट अप्रूवल की वेट कर रहे हैं। तो आज ये देखते हैं हम इन्होंने क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, if the office of any director appointed by the company in general meeting is vacated before his term or office expires in the normal course, the resulting casual vacancy may, in default of and subject to any regulations in the articles of the company, be filled by the board of the directors at a meeting of the board which will be subsequently approved by the members in the immediate general meeting। बिल्कुल ठीक। अब ये कहते हैं कि provided that any person who appointed had up to date the director in whose place the voting had been held। अच्छा, अब पता क्या है, हमने एक चीज और भी तो पढ़ी थी। हमने कहा था कि भाई वैसे तो सब्सिक्वेंटली अप्रूवल चाहिए। अब सपोज आपने जिस बंदे को रखा है, ठीक है, उसका टाइम ही पहले खत्म हो जाए, मतलब टाइम इन द सेंस टेन्योर उसकी जो पीरियड, बिकॉज हम कैजुअल वैकेंसी में बंदा रखते हैं कि रिमेनिंग पीरियड के लिए कि भाई इतना टाइम के लिए अब तू रहे। अब उस एजीएम से पहले वो टाइम कंप्लीट हो जाए तो क्या करोगे, तो अप्रूवल लेके क्या करोगे, है ना। तो इसमें ये कहते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या है, कैजुअल वैकेंसी डेथ से हुई थी मिस्टर अनमोल की जो कि 3 साल के लिए थे, मतलब कि 30 सितंबर 2019 तक थे। अच्छा, अब इन्होंने मिस्टर प्रतीक को कर लिया 3 साल के लिए, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो अपॉइंटमेंट है पीरियड 3 साल के लिए इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अबव स्टेटेड प्रोविजंस एज ही कैन होल्ड ऑफिस अप टू द डेट। बिल्कुल, ये आप तब तक कर सकते हो जब तक मिस्टर अनमोल का रिमेनिंग पीरियड बच गया था, ठीक है। अब आगे ये कह रहे हैं फर्दर जो अपॉइंटमेंट है ऑट टू बी अप्रूव्ड। अब अगर उसकी जो टाइम पीरियड है बच रहा है तो उसको अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। हाउएवर जो अपॉइंटमेंट है ना अप्रूव हुई है ना प्रपोज हुई है एजीएम में, इसलिए कॉन्ट्रावेंशन तो हो ही गई, क्योंकि देखो उसके 3 साल के लिए भी पड़ा था और अभी इसको हो गया, उसका टाइम अभी बचा हुआ है
तो उसको अप्रूवल की जरूरत है। ठीक है, तो जो CFO है बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चंस रह गए हैं हमारे। ये देखिए क्या कह रहे हैं। मिस्टर ध्रुव है, डायरेक्टर है मैसर्स एलटी लिमिटेड में और एक्सेल लिमिटेड रेस्पेक्टिवली। मैसर्स एलटी लिमिटेड डिड नॉट फाइल इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जी एलटी लिमिटेड ने तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल की 2016, 17, 18 विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। बुरी बात। एज मैंडेटेड अंडर द मैंडेटेड है, आपको करनी चाहिए थी। अब जो मैसर्स एलटी लिमिटेड है, इंटरेस्ट भी नहीं दिया लोन पे जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रखा है 1 अप्रैल 2017 से, और फेल टू रीपे मैच्योर डिपॉजिट। अच्छा जी, बहुत बुरी हालत हो रही है। अब ये क्या कह रहे हैं, कहते हैं आंसर द लीगैलिटी। लाइट प्रोविजन डालिए आप, रेलेवेंट प्रोविजन कंपनीज एक्ट। जो मिस्टर ध्रुव है वो डिस्क्वालीफाई हुआ था अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अब कहते if so whether he can continue as a director in Messrs LT Limited. Further, can he also seek reappointment when he retires by rotation at the AGM of Messrs XJ Limited scheduled to be held in September 2019? अब आप इसमें एक चीज बड़ी ध्यान से देखो। मिस्टर ध्रुव जो थे ना, वो डायरेक्टर है मैसर्स एलटी लिमिटेड के और एक्सजी के भी है। दो कंपनीज का एक बंदा डायरेक्टर है, ठीक है। लेकिन एलटी वाली ने गड़बड़ की हुई है। एलटी वाली जो थी, इसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं भरी, इसी ने इंटरेस्ट नहीं पे किया, इसी ने पब्लिक डिपॉजिट्स वगैरह कोई पे नहीं किया। अब कहते कि जो मिस्टर ध्रुव हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे कंपनीज एक्ट में से, और अगर ये डिस्क्वालीफाई होंगे तो क्या ये कंटिन्यू कर सकते हैं एलटी में? ठीक है ना। फिर अगर वो रीअपॉइंटमेंट बाय रिटायरमेंट है एजीएम में, तो एक्सएल लिमिटेड में उनका क्या सिस्टम चलेगा? रिटायर होंगे, डिस्क्वालीफाई होंगे, या वापस रख लिए जाएंगे? एक ये पूछ रहे हैं कि जो मिस्टर ध्रुव है, अगर हम उनको प्रपोज कर दें टू बी अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर, अच्छा जी, तो कहते क्या वो अप्रूव अपॉइंटेड हो सकते हैं एज एन एडिशनल डायरेक्टर? कहते बाबा आप ही डिसाइड कर लो कि क्या होगा। देखो बच्चों, वैसे तो हमने किया हुआ है कि अगर कोई ऐसे डायरेक्टर गड़बड़ कर देता है ना और 1 साल तक करता है तो वो फिर क्वालिफाई नहीं होता, है ना। अब इस केस में क्या दिया हुआ है कि भी हमने पहले तो अपनी प्रोविजन लिख देंगे पूरी, कि इस सेक्शन के अंदर कोई भी पर्सन जो है, अगर उससे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्टिन्यूस 3 साल की नहीं दी, और उससे डिपॉजिट्स नहीं दिए, और पे नहीं करा, रिडीम नहीं करा, इंटरेस्ट नहीं दिया, और ये सब कुछ 1 साल तक उसका चल रहा है, तो फिर वो रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर नहीं होता। ठीक है, shall be eligible to be reappointed as a director of that company to be appointed in another period for 5 years। 5 साल तक आप उसको नहीं करते हो। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम द डेट जब से कंपनी का फेल हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि where a person is appointed as a director of a company which is in default of clause A or clause B, he shall not incur the disqualification for a period of 6 months from the date of his appointment। अच्छा, कि जो भी कोई बंदा अपॉइंटेड होता है डायरेक्टर, ठीक है, वो डिफॉल्ट कर रहा है को क्लॉज ए में, क्लॉज बी में, वो डिस्क्वालिफिकेशन 6 महीने के तक नहीं उसकी होती फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सेक्शन 167 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन ए, जो ऑफिसर है, जो ऑफिस है उसको खाली करना पड़ेगा डायरेक्टर को। अगर वो कोई डिस्क्वालिफिकेशन इनकर हो जाती है उसकी 164 सेक्शन के अंडर, वही था 164 इंसॉल्वेंट वाला, पागल वाला, अनसाउंड माइंड वाला। ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि वेदर ही इनकर्स डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन सब सेक्शन 2 of section 164, the office order shall become vacant in all the companies। तो यहाँ पर हमने जो इसका 164 का सबसेक्शन 2 था उसमें हमने किया था कि अगर वो ऐसे गड़बड़ करता है तो उसको सारी कंपनीज में ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। तो अब ये कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में
जो मिस्टर ध्रुव हैं, हाँ वो डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं। और क्योंकि जो एलटी लिमिटेड है, उन्होंने ना तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरी और ना उन्होंने रीपेमेंट करी है अब सब कुछ भी। तो लेकिन जो मिस्टर ध्रुव है वो कंटिन्यू कर सकते हैं एज अ डायरेक्टर इन एलटी लिमिटेड, बिकॉज आप ऐसे बीच मझदार तो छोड़ के नहीं चीजें जा सकते ना। हमने करा था, अगर कोई ऐसा केस हो जाता है तो जो जिस कंपनी में गड़बड़ की है ना वो वहां पर कुछ देर रुकता है। अभी ये तो नहीं ना डुबो कर तुम को हम तो भागे जी, ठीक है ना, ऐसे नहीं हो सकता। वो बाकियों का बेड़ा गर्क ना कर दे वहां से उसको तो हटा देते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट कंपनी होती है वहां पर उसको हटाते नहीं है, कहते तेरे को जो चीजें जो रायता फैलाया है ना भैया, अब इसको सेट भी तुम ही करोगे। ठीक है, तो जो मिस्टर ध्रुव है वो कंटिन्यू करेगा डायरेक्टर एलटी लिमिटेड में। ठीक है ना, प्रोवाइड्स दैट वेयर द डायरेक्टर इनकम्स डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 2 द डायरेक्टर बिकम्स ऑफिट इन ऑल द कंपनीज अदर देन द कंपनी विच इज इन डिफॉल्ट। इसलिए उसको ऑफिस एक्सेल में एक्सटी में करना पड़ेगा, ना कि उसमें। दूसरा है जो ध्रुव है, उनको आप प्री अपॉइंट नहीं करोगे एज अ डायरेक्टर एज मेसर्स एक्सेल एक्सटी लिमिटेड। फिर ने कहा है कि आप उनको एडिशनल डायरेक्टर भी क्यों अपॉइंट करोगे भाई। ठीक है ना, एलिजिबल ही नहीं है टू बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, जब उनका डिफॉल्ट हो गया तो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है। Question 9. You are the CFO and in charge of the legal compliances of a large MNC company. वाह, आप इन्होंने तुमको CFO बना दिया और इंचार्ज बना दिया है लीगल कॉम्प्लायंसेस ऑफ लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी MNC का। अच्छा जी, इंडिया में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना ब्रॉड बेस्ड है। ब्रॉड बेस्ड मतलब ऐसे नहीं, उनका बेस ब्रॉड है, मतलब कि बाहर के हैं। अच्छा जी। अब ये कह रहे हैं कि comprise ऑफ competent डायरेक्टर्स हु आर इंडियन एज वेल एज फॉरेन नेशनल्स। चलो, ये भी ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो मिस्टर एक्स है, जो कि डायरेक्टर है बिजनेस डेवलपमेंट ऑन द बोर्ड, इज वेरी ऑफन ऑन बिजनेस टूर अब्रॉड। चलो, अब जो मिस्टर एक्स जो डायरेक्टर है बोर्ड में, वो बिजनेस टूर पे के लिए वेरी ऑफन चले गए हैं, अब्रॉड में है। उन्होंने हमको अप्रोच किया एंड वांट्स टू नो फ्रॉम यू द रेगुलेटरी प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द अल्टरनेट डायरेक्टर्स। अच्छा, अब ये अल्टरनेट डायरेक्टर के बारे में पूछना चाह रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि एनालाइज करो सिचुएशन को, एडवाइस करो मिस्टर एक्स को। अच्छा, वैसे में अगर आपको चीज़ें रिकॉल करें ना हम, तो मैं आपको बताऊंगी कि हमने ऑल्टरनेट में किया था कि जब कोई बंदा आउट ऑफ इंडिया 3 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए जाता है तो हम उसकी जगह ऑल्टरनेट डायरेक्टर रखते हैं। और जो ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर है, ये उतने पीरियड के लिए रहता है जब तक जिसकी जगह ये आया है उसका पीरियड चल रहा होता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं टू हाउ मेनी डायरेक्टर्स कैन अ पर्सन बी अपॉइंटेड एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर एंड हाउ मेनी वोट्स डज ही हैव इन वन बोर्ड मीटिंग। देखते हैं इसमें क्या कहते हैं ये। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अगर उनके पास अथॉरिटी होती है तो वो एक बंदे को जो उनको एलिजिबल लगता है अपॉइंट कर लेते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ठीक है ना। और लेकिन जो बंदा ऑल्टरनेट डायरेक्टर होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, वो ऑलरेडी सेम कंपनी में ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि जो 3 मंथ्स कम से कम, इससे ज़्यादा के लिए वो गया हो बाहर इंडिया से, और कोई भी बंदा होल्ड ऑफिस एज अ डायरेक्टर इंक्लूडिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप्स, हमको डायरेक्टरशिप्स हमको पता है 20 है, तो जो ऑल्टरनेट भी हैं ये इसमें इंक्लूडेड होती है। हाउएवर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनीज हैं वो हमें पता है 10। अब कहते हमारे केस में क्या है, जो पर्सन है उसको आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर सेम कंपनी में कर सकते हो only for one director in the same company but maximum 20 different companies. Alternate director will have only one vote as he can hold alternate directorship
फॉर वन डायरेक्टर ओनली इन द सेम कंपनी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर होता है वो एक ही पोजीशन ले सकता है ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप की, वन डायरेक्टर की सेम कंपनी में। ठीक है, ये देखिए एक ही बंदा ले सकते हैं हम। ठीक है, इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी वेयर एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अच्छा, प्राइवेट कंपनी का केस है, जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है अपॉइंट किया है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जगह पर, जिसकी टर्म इंडेफिनिट थी। टेन्यूर क्या होगा सच ऑल्टरनेट डायरेक्टर का अगर वो 3-4 साल तक वापस ही ना आए तो? ये इससे नेक्स्ट है कि ये फुल टाइम नहीं, ये तो बोर्ड करता है ना, तो ये खुद ये नहीं करते, बोर्ड मिलकर करता है। चलो देखते हैं हम इनका आंसर। थक रहे हैं ना, मेरे को लगता है बच्चे भी थक रहे हैं, मेरा भी बोल बोल कर गला बोर है। बस ये क्वेश्चन हो ना, आज की वीडियो में यही खत्म कर दूंगी फिर। According to second proviso of section 161 subsection 2, an alternate director shall not hold office for a period longer than that permissible to the director। ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि उससे लंबा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कहते हैं कि जो टर्म है ओरिजिनल डायरेक्टर की इज डिटर्मिन्ड बिफोर ही सो रिटर्न्स टू इंडिया, और जो प्रोविजन है री अपॉइंटमेंट की टाइम रख के वो डिफॉल्ट है, और अनदर अपॉइंटमेंट वो ओरिजिनल की होती है, ऑल्टरनेट की भी नहीं होती। हमारे केस में यहाँ पर कह रहे हैं जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है टिल द सेम टाइम ओरिजिनल डायरेक्टर जो रिटर्न नहीं होता, चाहे वो 3-4 साल का पीरियड लंबा ही क्यों ना हो, तो ये ऑफिस होल्ड कर सकता है। ये मैंने आपको बता ही दिया। इसमें जो अथॉरिटी होती है आर्टिकल्स जब दी होती है तो रेजोल्यूशन पास होती है बाय द बोर्ड, फिर जनरल मीटिंग में वहाँ पर सब ये डिसाइड होता है, ना कि ये जो हमारी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं इनके द्वारा नहीं होता, ये बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। मिस्टर आर जो है इन्होंने होल्ड किया डायरेक्टरशिप इन 10 पब्लिक कंपनीज। ठीक है जी, 11 प्राइवेट कंपनीज गड़बड़ कर दी, टोटल 21 तो हो ही नहीं सकती, मैक्सिमम 20 हो सकती हैं। 31/5/2019। चलो अब कहते हैं प्राइवेट कंपनी जो डोरमेंट थी, ओ अब अपार्ट फ्रॉम द डोरमेंट कंपनी चल जाएगा फिर तो काम आपका। ऑन 30 जून 2019 को प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी भी बन गई, नहीं इससे कुछ नहीं होता। तो कहते हैं आप बताओ कि जो वैलिडिटी है होल्डिंग डायरेक्टरशिप की मिस्टर आर की विद रेफरेंस टू द नंबर ऑफ द डायरेक्टरशिप 31/5/2019 को और 31/6/2019 को, और लेसर नंबर ऑफ कंपनीज अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हो एज अ डायरेक्टर। देखते हैं इसमें क्या है। According to Section 165 of the Companies Act 2013, no person shall hold office as a director, including any alternate directorship in more than 20 companies। बिल्कुल सही कह रहे हैं। Whereas the maximum number of public companies should not exceed 10। ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब लिमिट के लिए in which a person can be appointed as a director, directorship in private company shall be either holding or subsidiary shall be included। ये भी बिल्कुल सही, मैंने आपको बताया था इंक्लूड करेंगे। ठीक है, डोरमेंट कंपनी की इंक्लूड नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, हमारे केस में जो होल्डिंग है डायरेक्टरशिप की मिस्टर आर की 31/5/2019 को वैलिड है, क्योंकि उसने 10 पब्लिक कंपनीज में है और 11 क्योंकि वो एक उनमें से डोरमेंट है, तो मैक्सिमम तो 20 ही रही ना। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो डायरेक्टरशिप उसके बाद वाली वो इनवैलिड है, क्योंकि ये होल्डिंग सब्सिडरी वाला हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वहां पर
उसकी जो लिमिट है वो टूट रही है, इसलिए गड़बड़ हो जाएगी। देखो अकॉर्डिंगली इट मींस दैट प्राइवेट कंपनी शैल डूम टू बी इंक्लूडेड इन द लिमिट ऑफ द पब्लिक कंपनीज, इसलिए इंक्रीज हो जाएंगी। देयरफॉर ही इज होल्डिंग डायरेक्टरशिप टू 11, मेकिंग इट इनवैलिड। ठीक है। आगे क्या है कि सेक्शन 165 सबसेक्शन 2 हमें ये प्रोविजंस बताता है कि जो मेंबर्स हैं वो स्पेशल रेजोल्यूशन से पास करके लेस भी कर सकते हैं कंपनीज जिसमें कि जो उनकी कंपनी का डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर काम करेगा। ठीक है। तो इसके साथ ही दोस्तों हमारे ये जो 10 क्वेश्चंस थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। प्लीज़ गो थ्रू इट। मैं नए चैप्टर शुरू करूँगी अब, सेकेंड चैप्टर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।